कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ब्लैक होल को दिखाया जाता है जो अंतरिक्ष में तबाही मचा रहा था। स्पेसशिप में मौजूद लोग इस तबाही के मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक विशालकाय स्पेसशिप को उस ब्लैक होल से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो उनकी ओर ही आ रहा था। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस शिप ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके कई लोग मारे जाते हैं। जल्द ही उनकी शिप को हैक करके उन्हें एक मैसेज भेजा गया जिसमें एक आदमी उन्हें कहता है कि हमारे कैप्टन तुम्हारे कैप्टन से बात करना चाहते हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन उसे हमारे शिप पर भेजो। कोई और रास्ता ना पाकर कैप्टन को उसके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, पर सरेंडर करने से पहले उन्होंने जॉर्ज कर्क नाम के लड़के को शिप की कमान सौंपी और कहा कि अब से तुम ही इसके कैप्टन हो, इसे हर हाल में सुरक्षित रखना। इसके बाद कैप्टन स्पेस शटल में बैठकर दुश्मन की शिप की ओर रवाना होते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्होंने जो नजारा देखा उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक आदमी उससे पूछता है कि आज कौन सी तारीख है, पर जब कैप्टन ने उसे तारीख बताई तो वो समझ गए कि उस ब्लैक होल ने उन्हें समय में 25 साल पीछे भेज दिया है। ये जानते ही उन्होंने कैप्टन को तुरंत मार डाला और उसकी शिप पर हमला कर दिया। उनकी शिप जॉर्ज की शिप से हजारों गुना बड़ी थी, इसलिए जॉर्ज उनसे लड़ने के बजाय सभी की जान बचाने की सोचता है। उनका ध्यान भटकाकर जॉर्ज ने सबको एस्केप पॉड्स से बाहर भेज दिया, पर जब उसकी बारी आई तो शिप का ऑटो पायलट खराब हो गया, जिसका मतलब था कि अब उसे मैन्युअली ही शिप को ऑपरेट करना होगा। इसी बीच उसकी प्रेग्नेंट वाइफ शिप पर ही उसके बच्चे को जन्म देती है। वो पिता बन चुका है, ये जानकर जॉर्ज बहुत खुश होता है। उसने अपने बेटे का नाम जेम्स कर्क रखा, पर वो उसकी आवाज सुन पाता उससे पहले ही उसकी शिप दुश्मन की शिप से टकरा गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके कुछ साल बाद हम उसके बेटे जेम्स को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका था। जॉर्ज के जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरे आदमी से शादी कर ली, पर जेम्स अपने नए पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो आए दिन उनका कुछ न कुछ नुकसान करता रहता था, और आज उनकी पसंदीदा कार की बारी थी जिसे वो गहरी खाई में गिराने वाला था। वो इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि ओवर स्पीडिंग की वजह से उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। उन्होंने उसे रुकने को कहा, पर जेम्स कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो अपने डैड की कार को खाई में गिरा देता है और इस कोशिश में खुद भी मरते मरते बचा। वहीं दूसरी ओर एक और प्लेनेट पर हम स्पॉक नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट था। वो मुश्किल से मुश्किल टेस्ट्स को चुटकियों में पास कर लेता था, पर क्योंकि उसकी माँ एक इंसान थी, इसलिए उसकी अपनी स्पीशीज के लोग उसे नापसंद करते थे। जल्द ही वो बड़ा हो गया और उसने अपने प्लेनेट के सबसे मुश्किल टेस्ट को पास करके वल्कन साइंस एकेडमी में नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर आधा इंसान होने की वजह से उसे यहाँ से भी निकाल दिया जाता है, और यही अपमान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने हार नहीं मानी और अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया। इसके बाद हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो एक क्लब में बैठकर शराब पी रहा था। वहाँ एलिजाबेथ नाम की लड़की आती है जिसके साथ वो फ्लर्ट करने लगा। इतने सालों में वो बिल्कुल भी नहीं बदला था और आए दिन क्लब में ऐसे ही लड़कियों को परेशान करता था। उसे ऐसा करते देख वहाँ एक बाउंसर आया और एलिजाबेथ से पूछा, क्या ये लड़का आपको परेशान कर रहा है? एलिजाबेथ, जो कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, उसे कहती है, नहीं, सब ठीक है। पर इसके बावजूद भी वो बाउंसर नहीं मानता और अपने लोगों को जेम्स को धक्के मारकर बाहर फेंकने को कहता है। जेम्स बोला, तुम क्या, तुम्हारे जैसे 4 और भी आ जाए तब भी मुझे नहीं निकाल सकते। बस इतनी सी बात पर वो बाउंसर उसे जोर का घूंसा जड़ देता है, जिसके बाद वहां लड़ाई छिड़ गई। जेम्स उन सबको बहुत मारता है, पर उसने इतनी पी रखी थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जल्दी ही वो सारे बाउंसर्स मिलकर अकेले जेम्स पर भारी पड़ने लगे और उन्होंने जेम्स को खूब पीटा। इससे पहले वो उसे जान से मार डालते, वहां क्रिस्टोफर नाम का एक आदमी आता है, जिसके कहने पर उन्होंने जेम्स को छोड़ दिया। वो सबको बाहर जाने को कहता है क्योंकि उसे जेम्स से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी थी। बारटेंडर से उसे पता चला था कि जेम्स कैप्टन जॉर्ज कर्क का बेटा है। जॉर्ज और पाइक ट्रेनिंग के वक्त एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए उसे जेम्स के लिए भी हमदर्दी थी। वो कहते हैं कि तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट्स तो लाजवाब हैं, तुम्हारे लेवल का जीनियस इस पूरे मिडवेस्ट में कोई नहीं है, तो आखिर बात क्या है? तुमने अभी तक स्टारफ्लीट इंटेलिजेंस में अप्लाई क्यों नहीं किया? पर जेम्स अपने डैड की तरह ऑर्डर्स फॉलो करते हुए मरना नहीं चाहता था। ये जानकर कि जेम्स को अपने पिता की बहादुरी का जरा भी अंदाजा नहीं है, पाइक को काफी बुरा लगता है। वो कहते हैं कि उस दिन तुम्हारे पिता सिर्फ 8 मिनट के लिए स्टारशिप के कैप्टन बने थे और उस 8 मिनट में उन्होंने 800 जानें बचाई, जिसमें तुम्हारी माँ और तुम भी शामिल थे। उम्मीद है तुम उनसे बेहतर करोगे। वो जेम्स को एक कार्ड थमाते हुए बताते हैं कि कल सुबह नए लोगों की भर्ती है, तुम वहां आ सकते हो। अगर सब सही रहा तो 4 साल बाद एक ऑफिसर की पोस्ट और 8 साल बाद तुम्हारा अपना शिप होगा। उसकी बातों का जेम्स पर बहुत गहरा असर हुआ था, इसलिए वो बिना कोई सवाल किए अगले दिन चुपचाप स्टारफ्लीट हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। वहां उसे ढेर सारे लोग दिखाई दिए जिन्हें अगले 4 साल तक ट्रेन किया जाना था। जेम्स को वहां वो लड़की भी मिलती है जिसकी वजह से कल रात उसकी पिटाई हुई थी। कुछ ही देर में वहां एक आदमी आया जो पेशे से एक डॉक्टर था।
शुरू में तो जेम्स और उसकी बिल्कुल नहीं बनती, पर जल्द ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है और हमें बताया जाता है कि जेम्स इतना स्मार्ट था कि उसने अपनी 4 साल की ट्रेनिंग को 3 साल में ही खत्म कर लिया। जहां बाकी लोग टेस्ट को क्लियर करने के लिए अपनी जी जान लगा दे रहे थे, वहीं जेम्स कुछ न करके भी बड़े आराम से टेस्ट्स क्लियर कर दिया करता था। हालांकि वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। आए दिन वो किसी न किसी नए लड़की के साथ पकड़ा ही जाता था। आज भी उसका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था। ऐसा माना जाता था कि ये स्टारफ्लीट एकेडमी का सबसे मुश्किल टेस्ट होता है, जिसे बहुत कम लोग ही क्लियर कर पाते थे। इस टेस्ट में जेम्स को एक सिमुलेशन में बिठाया गया, जिसमें उसे अपनी टीम को लीड करते हुए दुश्मन की शिप को डिस्ट्रॉय करना था। जैसे ही ये टेस्ट शुरू हुआ, सब घबरा गए, क्योंकि उनकी शिप पर लगातार हमले हो रहे थे, जिससे शिप का काफी ज्यादा हिस्सा डैमेज हो गया। पर जेम्स के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती। उसके लिए ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा था। वो हर टेस्ट की तरह इस टेस्ट को भी सीरियस नहीं ले रहा था। दुश्मन उन पर निशाना साधे हुए थे, पर वो कहता है, डरने की कोई बात नहीं। सुपरवाइजर को लगा कि वो इतनी गंभीर सिचुएशन को हल्के में ले रहा है। वो उसे टेस्ट में फेल करने ही वाले थे कि तभी अचानक उनके शिप की पावर चली गई, और जैसे ही वापस आई, जेम्स ने दुश्मन पर हमला कर उनकी शिप को मार गिराया। उसने बिना नुकसान काम पूरा किया, दुश्मन की शिप तबाह कर दी, और तो और उनका कोई साथी जख्मी भी नहीं हुआ। और ये सब उसने एक सेब खाते खाते कर दिया था। एग्जामिनर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो बोला, ये लड़का इतनी आसानी से टेस्ट कैसे पार कर गया? जिस पर स्पॉक, जिसने ये टेस्ट डिजाइन किया था, कहता है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। उसे लगा कि उसने जरूर चीटिंग की है, क्योंकि आज तक कोई भी उसके टेस्ट को पास नहीं कर पाया था। अगले दिन जेम्स को एकेडमी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सामने पेश किया जाता है। उसकी रिपोर्ट में ये लिखा था कि उसने काउंसिल के नियमों को नहीं माना और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करके अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। जेम्स अपनी सफाई में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले उससे बात करना चाहता था, जिसने उस पर चीटिंग के इल्जाम लगाए थे। यहाँ पहली बार जेम्स और स्पॉक का आमना सामना होता है, और जेम्स उसके मुंह पर कहता है कि तुम्हारा ये टेस्ट किसी काम का नहीं। तुमने इस टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया था कि कोई भी इसे पास ना कर सके। इस टेस्ट को जीता ही नहीं जा सकता, इसलिए मुझे इसे पास करने के लिए अपने तरीके बदलने पड़े। काउंसिल जिसे नियमों का उल्लंघन मानती है, वो असल में जीतने का एकमात्र तरीका था। लेकिन स्पॉक अपने पक्ष में कहता है, उसने उस टेस्ट में कई लोगों की जान मुसीबत में डाली। टेस्ट का मकसद था डराना। अगर डरोगे तभी मौत से बच पाओगे। अपने साथ क्रू मेंबर्स को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। एक स्टारफ्लीट कैप्टन में ये खूबियां होना जरूरी है। वहां बैठे सभी लोगों को स्पॉक की कही बात सही लगी। सीनियर्स जेम्स के खिलाफ फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी उन्हें वल्कन प्लेनेट से एक इमरजेंसी अलर्ट आया। खतरा इतना बड़ा था कि हियरिंग को बीच में ही रोककर सारे कैंडिडेट्स को तुरंत हैंगर 1 में रिपोर्ट करने को कहा जाता है। एक एक कर उन सब के नाम पुकारे जाते हैं जिन्हें इस मिशन पर जाना था, पर जेम्स का नाम नहीं लिया जाता। पूछने पर उसे पता चला कि एकेडमी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब वो इस मिशन में शामिल नहीं हो सकता था। सब उसे अकेला छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी उसके दोस्त लियो के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो जेम्स को अपने साथ मेडिकल लैब में ले जाता है, जहां उसने उसे एक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। वायरस अंदर जाते ही जेम्स बीमार पड़ने लगता है। उसे बाईं आंख से दिखना बंद हो गया। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गार्ड उन्हें एंट्री पॉइंट पर रोक लेता है, पर लियो ने बताया कि ये उसका पेशेंट है, इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मेडिकल इमरजेंसी के तहत उसे तुरंत शिप में ले जाना जरूरी है। अभी इलाज नहीं हुआ तो ये मर सकता है। झूठ बोलकर उन्हें एंट्री तो मिल गई, पर जेम्स की तबीयत खराब होती जा रही थी। स्पेस में पहुंचते ही लियो ने सबसे पहले जेम्स को उस वायरस का एंटीडोट दिया, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। वहीं कैप्टन पाइक शिप को टाइम जंप के लिए तैयार करते हैं। बाकी के शिप्स वल्कन प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं, पर उनके शिप में कुछ दिक्कत आ गई, जिस वजह से उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। इसी बीच एक आदमी ने सबको बताया कि वल्कन प्लेनेट के पास मौजूद अंतरिक्ष में उन्हें बिजली कड़कने के संकेत मिले हैं। ये सुनते ही जेम्स एकदम से होश में आ जाता है। उसने लियो को जल्दी से कैप्टन के पास चलने को कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये एक जाल है जो दुश्मन ने उनके लिए बिछाया है, क्योंकि ऐसे ही संकेत 25 साल पहले उसके डैड को भी मिले थे और फिर उनकी शिप को तबाह कर दिया गया। पर तभी उस पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। वो जल्दी एलिजाबेथ के पास जाता है, पर कुछ बताने से पहले ही उसकी जबान को लकवा मार गया। किसी तरह गिरते पड़ते वो कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और कैप्टन को बताता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर गए तो सब मारे जाएंगे। वो कोई आम शिप नहीं है, उसमें एक से बढ़कर एक एडवांस्ड वेपन्स है। स्पॉक, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जेम्स को बाहर फेंकने को कहता है, पर जब एलिजाबेथ ने उन्हें बताया कि उनसे पहले गए शिप्स से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। पाइक ने तुरंत रेड अलर्ट जारी कर दिया, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही उस प्लेनेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनसे पहले आई सारी शिप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थीं। उनके मलबे से बचते हुए वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन पर हमला हो गया। जेम्स का शक एकदम सही था। हम यहाँ उसी शिप को देखते हैं जिसने 25 साल पहले उसके पिता की जान ली थी।
वो एक बड़ी सी मशीन की मदद से वल्कन प्लेनेट के कोर में छेद कर रहे थे ताकि उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। उस शिप का कैप्टन उनकी स्टारशिप को उड़ाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर शिप पर लिखे नंबर पर पड़ी और उसने तुरंत हमला रोकने को कहा। कैप्टन पाइक कहते हैं कि तुमने बेवजह हमारी फेडरेशन के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, पीछे हट जाओ, उसके बाद तुम जहां चाहो मैं वहां तुम्हारी फेडरेशन से बात करने को तैयार हूं। पर नीरो सिर्फ स्पॉक से बात करना चाहता था। स्पॉक बोला, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिस पर नीरो का जवाब आया, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही जान जाओगे। उसकी डिमांड थी कि उनके कैप्टन को बिना किसी शर्त के उनकी शिप पर आना होगा और हमारी हर बात माननी होगी। जेम्स जानता था कि वहां जाकर उनका भी वही हश्र होगा जो उसके पिता का हुआ था, इसलिए वो उन्हें उसके पास जाने से मना करता है। पर अपने लोगों की जान बचाने के लिए पाइक ये कुर्बानी देने को तैयार थे। उन्होंने जाने से पहले जेम्स को फर्स्ट ऑफिसर बना दिया और स्पॉक को अपनी कैप्टन की पोस्ट दी ताकि उनकी गैर मौजूदगी में भी शिप की कमान मजबूत हाथों में रहे। उन्हें वल्कन प्लेनेट के लोगों को भी बचाना था, पर बिना उस मशीन को तबाह किए वो लोग अपनी टेलीपोर्टेशन बीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्होंने जेम्स को नीचे जाकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने को कहा, जिसके बाद जेम्स और 2 लोगों के साथ सीधा स्पेस से जंप लगा देता है। ग्रेविटी की वजह से उनका सर फटने को हो रहा था, पर किसी तरह वो उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। इसी बीच हम नीरो को देखते हैं जो अपने लोगों को रेड मैटर तैयार करने को कहता है। रेड मैटर एक ऐसा लिक्विड था जिसकी सिर्फ एक बूंद से इतना विशाल ब्लैक होल बनाया जा सकता था जो पूरे प्लेनेट को निगल जाए, और इस प्लेनेट के साथ वो बिल्कुल यही करने वाला था। उधर जेम्स नीचे आते ही पैराशूट खोल देता है, पर उसके एक साथी ने पैराशूट खोलने में थोड़ी देर कर दी, जिस वजह से वो सीधा उस मशीन में लगे थ्रस्टर में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। जेम्स भी मरते मरते बचा, पर होश संभालने से पहले ही कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर आखिर में वो दोनों सबको मारकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उनकी टेलीपोर्टेशन बीम फिर से काम करने लगी। नीरो को पता चला कि उन लोगों ने उनकी ड्रिल को खराब कर दिया था, पर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो कोर तक पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने रेड मैटर को लॉन्च कर दिया जो सीधा उस प्लेनेट के सेंटर में जाकर गिरता है। स्पॉक समझ गया कि वो लोग एक ब्लैक होल बना रहे हैं जो उसके पूरे प्लेनेट को निगल जाएगा। वो कुछ भी करके वहां मौजूद अपने परिवार को बचाना चाहता था, पर वो लोग एक ऐसी चट्टान के नीचे रहते थे जहां से उन्हें टेलीपोर्ट करना मुमकिन नहीं था। इसी बीच थ्रस्टर बंद होते ही जेम्स का पार्टनर फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसके पास पैराशूट नहीं था, इसलिए जेम्स भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। उसने अपने लोगों को उन्हें ऊपर खींचने को कहा, पर वो इतनी तेजी से नीचे गिर रहे थे कि उनकी लोकेशन लॉक नहीं हो पा रही थी। उन दोनों ने तो मान लिया था कि अब वो नहीं बचने वाले, पर तभी एक आदमी उन्हें मैन्युअली ट्रैक करके उन्हें वापस शिप में खींच लिया। उनके वापस आने के बाद स्पॉक नीचे जाता है और देखता है कि उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो बिना देर किए अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें बाहर लाने की कोशिश करता है ताकि उन सबको सही सलामत शिप में टेलीपोर्ट किया जा सके। बाहर निकलते ही वो टेलीपोर्टेशन बीम की रेंज में आ जाते हैं, पर इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट करने में थोड़ा समय लगने वाला था, और बस इसी चंद सेकंड्स की देरी की वजह से स्पॉक की मां टेलीपोर्ट होने से पहले ही खाई में गिर जाती है। स्पॉक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, पर उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट हो गया। शिप में मौजूद हर शख्स को उनकी मौत का अफसोस था, पर जो दर्द स्पॉक महसूस कर रहा था उसे कोई समझ नहीं सकता था। स्पॉक अपने प्लेनेट को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है, जो उसके दिल में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जिससे वो कभी भर नहीं पाएगा। इसी बीच हम नीरो को देखते हैं जो उनके कैप्टन को लेकर फरार हो चुका था। वो पाइक से अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बंद करने के कोड्स पूछता है, पर कैप्टन जानते थे कि अगर उसे वो कोड्स पता चले तो वो अर्थ का भी वही हाल करेगा जो उसने इस प्लेनेट का किया। वो नीरो को वो कोड्स नहीं बताता, पर नीरो के पास उससे जानकारी निकलवाने के और भी तरीके थे। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और उसे ऐसा दर्द देते हैं कि उसके आगे मौत भी आसान लगने लगे। स्पॉक समझ गया था कि नीरो जरूर फ्यूचर से आया है, इसलिए उसके वेपन्स इतने एडवांस्ड हैं। सीधे तौर पर उनसे लड़ने का मतलब था अपनी और अपने क्रू मेंबर्स की जान को खतरे में डालना। जेम्स कहता है कि हमें सबसे पहले अपने कैप्टन को बचाना होगा, क्योंकि अगर नीरो को कोड्स मिल गए तो वो बाकी प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। पर स्पॉक जज्बाती होकर फैसले करने वालों में से नहीं था। बिना सोचे समझे और 10 लोगों से परमिशन ली बगैर वो कुछ नहीं करने वाला था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है और जेम्स खुलेआम उसके कैप्टन होने की काबिलियत पर सवाल उठाता है। स्पॉक, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, गार्ड्स को उसे बाहर फेंकने को कहता है। पर जब जेम्स ने उसे ले जा रहे गार्ड्स पर हाथ उठाया तो स्पॉक ने सजा के तौर पर उसे एक अनजान प्लेनेट पर फेंक दिया। जब जेम्स की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो डेल्टा वेगा प्लेनेट पर है। ये पूरा प्लेनेट बर्फ से ढका हुआ था और वहां की ठंड इंसान को बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती थी। जेम्स इस खून जमाने वाली ठंड से होता हुआ सबसे नजदीकी आउटपोस्ट तक जाने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उसे एक एलियन दिखाई दिया।
जो उस पर हमला कर देता है। जेम्स उससे बचते हुए किसी तरह एक गुफा में घुस जाता है, पर बावजूद इसके उस एलियन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसे जिंदा निगलने ही वाला था कि तभी एक आदमी हाथ में मशाल लिए अचानक उसके सामने आ जाता है और आग की लपटों से उस एलियन को डराकर भगा देता है। जेम्स ने उस बूढ़े आदमी को पहली बार देखा था, पर वो जेम्स को अच्छे से जानता था। यहाँ उसे पता चला कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि स्पॉक है, जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसे पता चला कि ये स्पॉक भी नीरो के साथ फ्यूचर से आया है और उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। स्पॉक उसे बताता है कि आज से 129 साल बाद एक बहुत बड़ा सुपरनोवा फटेगा जिससे सारी गैलेक्सीज तबाह हो जाएगी। उसने नीरो से वादा किया था कि वो उसके प्लेनेट को बचाएगा, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। स्पॉक ने रेड मैटर से एक ब्लैक होल बनाने की कोशिश की जो उस सुपरनोवा को अब्सॉर्ब कर लेता, लेकिन ब्लैक होल बनने के बाद भी उस सुपरनोवा की गर्मी नीरो के प्लेनेट तक पहुंच गई, जिससे उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। नीरो इसका जिम्मेदार मुझे मानता था, इसलिए जब मैं उस सुपरनोवा को खत्म करके वापस लौट रहा था तो उसने मेरी शिप पर हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में हम दोनों उस ब्लैक होल में खींचे चले गए, जिसने हमें समय में 25 साल पीछे धकेल दिया। नीरो सबसे पहले उस ब्लैक होल से बाहर निकला और आते ही उसने तुम्हारे पिता पर हमला कर दिया। ब्लैक होल से निकलने के बाद उसने मेरे भी बाहर आने का इंतजार किया। ब्लैक होल के अंदर जो समय मेरे लिए मिनटों में था वो उसके लिए सालों में था, इसलिए उसने अगले 25 सालों तक मेरे लौटने का इंतजार किया और जब मैं बाहर आया उसने अपने प्लेनेट की तबाही के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया। उसने मेरी शिप छीन ली और मेरी जिंदगी बख्श दी ताकि मैं उसके डर को महसूस कर सकूं। उसने मुझे यहाँ फेंक दिया ताकि मैं भी उसकी तरह अपनी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होता देखूं। कर जेम्स का कुछ देर के लिए सर चकरा जाता है। वो इसके बारे में जल्द से जल्द अपने लोगों को बताना चाहता था, पर दिक्कत ये थी कि उसके टाइम का स्पॉक इस वाले स्पॉक जैसा नहीं था। वो उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो दोनों नजदीकी आउटपोस्ट पर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक शानदार लेकिन थोड़े सन की इंजीनियर से होती है। स्कॉट एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा था जिससे किसी भी चीज को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा सकता था, यहाँ तक कि वो किसी इंसान को वार्प स्पीड से ट्रेवल कर रही शिप पर भी टेलीपोर्ट कर सकता था। पर इस दौरान उसने फेडरेशन के कई नियम तोड़े और इसी वजह से फेडरेशन ने सजा के तौर पर उसे 6 महीनों के लिए इस सुनसान प्लेनेट पर अकेला छोड़ दिया। स्पॉक जो फ्यूचर से आया था उसे बताता है कि तुम्हारी थ्योरी सही है, ये डिवाइस काम करता है, हम भविष्य में उसी को इस्तेमाल करेंगे। उसने उसकी इक्वेशन में कुछ फेरबदल किए जिससे उसका डिवाइस काम करने लगा। स्पॉक जेम्स को बताता है कि तुम्हें वापस जाकर कैप्टन बनना होगा, वरना हम नीरो को नहीं रोक पाएंगे। पर जेम्स को डर था कि जब लोग उससे पूछेंगे कि वो इतना सब कैसे जानता है तो वो उसका क्या जवाब देगा। वो स्पॉक को भी साथ चलने को कहता है, पर उन्होंने साथ चलने से मना कर दिया। स्पॉक उसे कहते हैं कि तुम्हें इस राज को राज ही रखना होगा, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर वो जेम्स को एक खास नियम के बारे में बताते हैं, एक ऐसा नियम जिसे इस्तेमाल करके वो स्पॉक को कैप्टन की पोस्ट से हटा सकता था। जेम्स ने उनकी बात मानी और अपनी शिप पर वापस लौट आया, पर एक छोटी सी गलती की वजह से स्कॉट शिप के फिल्टर सिस्टम में फंस जाता है। इससे पहले वो रिएक्टर में फंसकर मारा जाता, जेम्स ने सही समय पर एक वेल्व खोलकर उसे बचा लिया। उनकी इस इल्लीगल एक्टिविटी की वजह से स्पॉक को शिप में उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। उसने तुरंत रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। जेम्स को दोबारा अपने सामने देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने पूछा, हम वार्प स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, फिर भी तुम शिप में कैसे पहुंचे? पर जेम्स उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद उसने स्कॉट से भी यही सवाल किया और उसे धमकी दी कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन जेम्स उसे भी चुप रहने को कहता है। इसके बाद जेम्स वही करता है जो स्पॉक ने उसे करने को कहा था, वो उसे गुस्सा दिलाता है। कैप्टन होने के नाते स्पॉक को अपने इमोशंस पर काबू रखना था, पर जेम्स ने उसे ऐसी ऐसी बातें बोली जिस वजह से स्पॉक को गुस्सा आ गया। वो जेम्स को बहुत पीटता है, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने फर्स्ट अफसर पर हाथ उठाकर नियमों का उल्लंघन किया था। उसे लगा कि वो कैप्टन बनने के लायक नहीं है, जिसके बाद उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया। इसी बीच एक आदमी जेम्स को बताता है कि उसने नीरो की शिप की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है, पर वो सीधे वहां नहीं जा सकते क्योंकि ऐसा करते ही वो उनके रेडार में आ जाते। पर स्कॉट, जो एक जीनियस इंजीनियर था, कहता है कि उसे पता है कि दुश्मन की नजरों से बचकर वहां तक कैसे पहुंचना है। इस मिशन में स्पॉक भी उनकी मदद करने को तैयार था और ऐसा लगने लगा था कि जेम्स और उसमें बनने लगी हैं। उधर हम नीरो को देखते हैं, जिसका अगला निशाना पृथ्वी थी। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ड्रिल मशीन लॉन्च करता है, जिससे निकलने वाली हाई एनर्जी लेजर बीम अर्थ के कोर में छेद करने लगती है। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जेम्स उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। स्कॉट अपने डिवाइस का इस्तेमाल कर उन दोनों को सीधा नीरो की शिप में टेलीपोर्ट कर देता है, पर वहां पहुंचते ही वो गार्ड्स की नजर में आ गए। दोनों अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। स्पॉक ने एक आदमी का दिमाग पढ़कर पता लगाया कि उनके कैप्टन और वो रेड मैटर कहाँ है।
वो दोनों जल्दी से एक शिप में आते हैं और क्योंकि वो शिप भविष्य से आए स्पॉक की थी, इसलिए शिप का एडवांस्ड सिस्टम इस वाले स्पोक को भी अपना कैप्टन समझकर उसे शिप का पूरा एक्सेस दे देता है। स्पॉक तुरंत समझ गया कि जेम्स उससे कुछ छुपा रहा है, पर यह सवाल जवाब के लिए सही वक्त नहीं था। स्पोक उस शिप को लेकर पृथ्वी की ओर रवाना हो जाता है। जब नीरो को पता चला कि स्पोक ने उनकी ड्रिल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो अपने लोगों को उसकी शिप को उड़ाने को कहता है, ये जानते हुए भी इससे उसकी शिप में रखा रेड मैटर इग्नाइट हो जाएगा। स्पोक उस शिप को लेकर पृथ्वी से दूर चला जाता है, पर नीरो ने उसका पीछा किया और उसे ढूंढ निकाला। वो उस पर एक साथ कई टॉरपीडो फायर करते हैं, पर स्पोक पीछे नहीं हटता क्योंकि वो यही तो चाहता था। इससे पहले एक भी मिसाइल उससे टकराती, वह छुपी हुई स्टार फ्लीट की स्पेसशिप अचानक से उन पर हमला कर उनकी सारी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच हम जेम्स को देखते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर कैप्टन पाइक को बचा लेता है। उधर स्पॉक फुल स्पीड में नीरो की शिप की ओर बढ़ रहा था। जब तक नीरो समझ पाता कि वो उससे टकराने वाला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर होने से पहले स्पॉक जेम्स और कैप्टन पाइक के साथ सही सलामत शिप में टेलीपोर्ट हो जाता है। रेड मैटर से लैस उसकी शिप नीरो की शिप से टकराते ही उसके मॉलिक्यूल्स इग्नाइट हो जाते हैं, जिससे वहां एक ब्लैक होल बनना शुरू हो गया। देखते ही देखते वो ब्लैक होल नीरो की शिप को अपने अंदर निगलने लगता है, जिससे उसकी शिप के टुकड़े होने लगते हैं। जेम्स कहता है कि तुम्हारी शिप तबाह कर दी गई है, हमारी बात मानोगे तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बख्श दिया जाएगा, वरना तुम अंजाम जानते ही हो। पर नीरो बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने सारे साथियों को मरने दिया। वो ब्लैक होल उन सबको अपने अंदर निगल जाता है, जिससे बच पाना उनके लिए भी नामुमकिन था। इससे पहले वो लोग भी उसकी चपेट में आ जाते, जेम्स घर चलने को कहता है, पर उन्होंने जैसे ही अपनी शिप मोड़ी, उनकी शिप उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। देखते ही देखते शिप के टुकड़े होने लगे, पर स्कॉट उस ब्लैक होल में एक हाई एनर्जी वॉरहेड फेंक देता है, जिससे होने वाले धमाके ने उनकी शिप को आगे धकेल दिया और वो सब उस ब्लैक होल की चपेट से बाहर निकल गए। जेम्स ने अपनी बहादुरी और समझदारी से इस पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया था, इसलिए उसके सम्मान के लिए एक असेंबली बैठाई जाती है, जहां जेम्स को आधिकारिक तौर पर यूएसएस एंटरप्राइज के कैप्टन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सब उसके लिए खुश थे और कैप्टन पाइक को भी उसे इस ओहदे पर देखकर बहुत गर्व होता है। आखिर में स्पॉक जेम्स के पास आता है और उसकी शिप में फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, जिसे जेम्स ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे स्पॉक जैसे काबिल साथी की बहुत जरूरत थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।